नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने ऐसे छात्र हैं जो क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को यह भी पता है कि दिल्ली पुलिस का जो आपकी परीक्षा है वो बहुत जल्दी ही आपकी होने वाली है। इतनी जल्दी होने वाली है कि यकीन मानिए कि लेवल सबके निकल जाएंगे। और अगर रेगुलरली आप नहीं पढ़े और रेगुलरली आपने पूरी मेहनत नहीं करी तो ये मान लीजिएगा लेवल निकलने नहीं है, फिर लेवल फंस जाएंगे आपके। मैं नहीं चाहता वो लेवल आपके फंस जाएं। मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन क्लास आज लेने वाला हूं, इसीलिए आप थंबनेल का डिजाइन भी देख रहे हैं। स्पेशल सा थंबनेल डिजाइन भी आपको देखने को मिल रहा है और बड़ा क्लासिकल वाला थंबनेल का डिजाइन आपका ये रहा है। और इसको जिस लेवल पे आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं वो लेवल एकदम क्लासिकल होगा। ठीक है, क्लासिकल लेवल आपका होगा बा। इसके बारे में आपको याद रखना होगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको इसके बारे में याद रखना होगा। और जितने भी ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं, आप सभी जानते हैं कि हल्का सा मेरा गला खराब है, जुकाम है, बट क्लास इतनी जरूरी थी, मुझे पता था इस क्लास को लेना बहुत जरूरी है। आप सभी छात्रों के लिए ये क्लास ली जानी बहुत अत्यंत आवश्यक बन चुकी थी। इस कारण से मैं आप लोगों के बीच में जुड़ा और इस क्लास को रेगुलर की भांति कंप्लीट करा रहा हूं। अब यहां पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बेस्ड किस पर हैं? सर बेस्ड है क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स पर, जो 2025 में आपके एसएससी एग्जाम होने चुके हैं उनके ऊपर ये क्लास बेस्ड है। उसी के बेसिस पर दिल्ली पुलिस में आपके सवाल आने हैं। कमाल की बात यह है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी टीसीएस नहीं करा रहा, एडीक्यूटी करा रही है। एडीक्यूटी करा रही है और जब क्यूटी पेपर कराती है तो क्यूटी अपने हिसाब से ही सवाल पूछती है, क्यूटी सवाल नहीं पूछती, फिर क्यूटी हैवी सवाल पूछती है। और उसी प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। जो बच्चा कह रहा है आवाज गूंज रही है, फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, और जितने बच्चे क्लास के अंदर माफी मांग रहे हैं कोई बात नहीं है, ठीक है, कह रहे हैं कि हमको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई, भोपाल से इस बार दिल्ली पुलिस का पेपर है। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। रेडी हो? आज की क्लास के अंदर जो कंपाइलेशन है वो 5 सब्जेक्टों का है। इसके अंदर आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये सारे क्वेश्चन हैं और इसके अंदर टॉप 100 हैं इनके। ठीक है, तो इसके लिए हम रेडी होते हैं। लीजिए बेहतरीन सवाल आपके सामने, ये रहा ताबड़तोड़ सवाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स सिंध वॉज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी को सिंध के ऊपर कब्जा कब प्राप्त होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को सिंध के ऊपर कब्जा कब प्राप्त होता है? सवाल बहुत बढ़िया है, आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर मुझे याद है चार्ल्स नेपियर नाम के एक पर्सन है, चार्ल्स नेपियर नाम के पर्सन है। जो चार्ल्स नेपियर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर सेनापति थे, कमांडर इन ईस्ट इंडिया कंपनी थे, कमांडर इन ईस्ट इंडिया कंपनी, कमांडर इन ईस्ट इंडिया कंपनी आपको ये देखने को मिले थे, ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को मिले थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जब ये कमांडर हुआ करते थे तो इन्हीं के द्वारा जो कब्जा है वो कर लिया गया है। किसके ऊपर? सिंध के ऊपर कब्जा किया गया 1834 में। 1856 में अवध पर कब्जा किया गया था। किस पर? अवध पर कब्जा किया था। और अवध का उस समय नवाब वाजिद अली शाह हुआ करते थे। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। ये डलहौजी ने कब्जा किया था। डलहौजी ने कहा था कि ये चेरी की भांति है। अगला सवाल, गुरु गोविंद सिंह जी का देहांत किस वर्ष होता? गुरु गोविंद सिंह जी, ये सिखों के 10th गुरु आपको देखने को मिलते हैं, 10th गुरु आपको देखने को मिलते हैं। मृत्यु इनकी कहां होती है? मृत्यु नांदेड़ में होती है। मृत्यु इनकी होती है नांदेड़ महाराष्ट्र में होती है, नांदेड़ महाराष्ट्र में होती है। क्लियर है? ये पूछा जा सकता है कि इनकी मृत्यु कहां पर होती है। 10वीं नंबर के गुरु हैं। अब इनके बारे में आप मुझे बताएंगे कि इनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई थी। देखो वर्ष के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इसी वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वर्ष के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 1708 में होती है इनकी डेथ। इनकी मृत्यु के पश्चात 11वें गुरु कौन बने? सर 11वें गुरु आपको देखने को मिलते हैं, जो एक पुस्तक है। 11वें गुरु के तौर पर एक पुस्तक आपको देखने को मिलती है, जिस पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? सर बुक है जिसको कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। वही आपको देखने को मिलती है पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के तौर पर, गुरु ग्रंथ साहिब आपको देखने को मिल जाएगी जो बुक है। और ये 11th नंबर के गुरु के तौर पर कंसीडर होती है। 1708 में देहांत होता है गुरु गोविंद सिंह जी का। इनके बाद जो पॉलिटिकल लीडर राइज आपको देखने को मिलता है, एक पॉलिटिकल लीडर राइज आपको देखने को मिलता है। और ये पॉलिटिकल लीडर राइज आपको देखने को मिलता है जिनको क्या कहा जाता है? फटाफट बताइए। बंदा बहादुर, इनके बाद आते हैं। ठीक है, आवाज साफ है? किस बच्चे को आवाज में इशू आ रही है? एक शिवम नाम के बच्चे को छोड़ के सबको आवाज साफ आ रही है। बेटा आप थोड़ा या तो कान साफ कराओ या फिर ईयरफोन। लॉर्ड महावीर ने कौन सी दार्शनिक प्रणाली विकसित करी थी? बड़ी ही बहुत बढ़िया सर, लॉर्ड महावीरा इनके द्वारा डेवलप किया जाता है। कौन से हिसाब किताब इनके द्वारा डेवलप किया गया था, इनके बारे में आप बताएंगे। महावीर जी के द्वारा, महावीर आचार्य भी इनको कह सकते हैं, महावीर आचार्य भी इनको कह सकते हैं। महावीराचार्य हैं ये। ठीक है, बच्चों को लग रहा होता है कि ये महावीरा स्वामी है। भैया वो महावीरा स्वामी जैनिज्म वाले हैं,
लेकिन ये महावीराचार्य हैं, ये महावीराचार्य हैं, इनका हिसाब किताब अलग है। महावीराचार्य जी का हिसाब किताब अलग है, ये अलग आदमी है, ठीक है। इनके बारे में आप बताइए। अरे मेरी आवाज खराब हो रही है इसलिए गूंजी हुई लग रही है, ठीक है। चलिए तो बताइए, तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं कि महावीराचार्य जी के द्वारा जो स्टार्ट किया जाता है वो जो सयायवाद सदायद्वाद इनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, सदायद्वाद इनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। सदायद्वाद इनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, याद रखेंगे इनके बारे में, महावीराचार्य जी के बारे में। लगभग क्वेश्चन मार्क शताब्दी ईसा पूर्व में महापद्मानंद नंद मगध में प्रमुखता से उभरे थे। पूछा जाता है जो महापद्मानंदा ये आपके कब उभरे थे, बताओ कब उभरे, इनके बारे में आप मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि इन्हीं की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन को संभाला था, इन्हीं की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन को संभाला। इसमें आपको देखने को मिल जाएगा महापद्मानंद, पद्मानंद आपको देखने को मिल जाएगा। महापद्मानंद के बाद कौन आपको देखने को मिल जाएगा? घनानंद। घनानंद के बाद आपको कौन देखने को मिल जाएगा? सर मौर्य वंश आपको देखने को मिल जाएगा, मौर्य वंश आपको देखने को मिल जाएगा। मौर्य वंश कब आया? सर 323 बीसीई के अंदर आता है। उससे पहले जो नंदा डायनेस्टी का रोज स्टार्ट होता है, प्रोमिनेंस स्टार्ट होता है मगध के अंदर। सर करेक्ट आंसर तो इसका होना चाहिए था 14th सेंचुरी बीसी। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? 14th सेंचुरी बीसी ही करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर था। मैं सच बता रहा हूं, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता 4th सेंचुरी बीसी, सेंचुरी बीसीई देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपको 4th दिखाई दे रहा है? कहीं नहीं दिखाई दे रहा, 4th नहीं दिखाई दे रहा। क्या हम 3rd के साथ चले जाएं? नहीं जा सकते, क्योंकि 3rd के साथ अगर हम चले गए तो इसका मतलब है 297 में घनानंद आ जाएगा। 297 में तो भाई साहब आपका मौर्यन के चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई है, कंसीडर ही नहीं हो सकता, कंसीडर नहीं हो सकता। तो कंसीडर हमें करना पड़ेगा 5वां, 5th सेंचुरी बीसी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, 5th सेंचुरी बीसी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। 5वें नंबर का सवाल, अंबर के शासक सवाई जयसिंह ने कितनी खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी? बहुत बढ़िया। अंबर यानी आमेर, आमेर के रूलर हुआ करते थे अपने जयसिंह बाजी, तो इनका पूरा नाम था सवाई जयसिंह, इनका नाम होता था। मिर्जा राजा भी इन्हीं का नाम था, मिर्जा राजा, मिर्जा राजा भी इन्हीं का नाम था, ठीक है। और इनकी ट्रीटी थी मुगलों के साथ, मुगलों के साथ इनके बड़े तगड़े संबंध आपको देखने को मिलते हैं। इसका आंसर 5th होगा, करेक्ट तौर पर 5th होगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब अगर पॉइंट आता है कितनी खगोलीय वेधशाला इन्होंने बनवाई, भैया पूछ रहा है जंतर मंतर कितने बनवाए थे, क्योंकि खगोलीय वेधशाला के तौर पर जंतर मंतर को देखा जाता है। तो कितने जंतर मंतर इनके द्वारा बनवाए गए थे, कितने मंतर इन्होंने जंतर पे मारे थे, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो भैया इनके द्वारा 5 जंतर मंतर बनवाए गए थे, इनके बारे में याद रखेंगे, 5 जंतर मंतर इन्होंने बनवाए। सवाई जयसिंह को ये जो है, जयसिंह द्वितीय है, ये सवाई जयसिंह द्वितीय है, ये जयसिंह प्रथम इनके पिताजी थे, ये सवाई जयसिंह द्वितीय है। इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है, आर्कियोलॉजी के अंदर, ठीक है, और ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोनॉमिकली नॉलेज इनकी बड़ी अच्छी थी। और ये जो 5 यहां पर क्रिएट किए गए, इसके बारे में थोड़ी चर्चा समझना लगा कि जैसे 5 यहां पर हम क्रिएट कर रहे हैं तो ये कहां कहां पे? सर दिल्ली, ठीक है, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, उज्जैन, और आपका एक और बस्ता वाराणसी, वाराणसी यहां पर आपको देखने को मिलता है इनके द्वारा क्रिएट की गई थी 5। आगे हम बात करते हैं अगला सवाल, फ्रॉम विच डिकेड डिड द मराठा कैंपेन इनटू राजस्थान पुट सीवियर प्रेशर ऑन द प्रिंसिपलिटीज एंड चेक देयर फर्दर एक्सपेंशन। देखो जी बात यह है कि मराठाओं का एक्सपेंशन किस वर्ष के अंतर्गत मेजर तौर पर किस दशक में मराठों के राजस्थान अभियान ने रियासतों पर गंभीर दबाव डाला और उनके आगे विस्तार से रोक दिया? किस समय की बात कर रहे हैं जब उनको आगे विस्तार से रोक दिया जाता है? मराठों का इंपैक्ट आपको कब देखने को मिलता है? मराठों का इंपैक्ट आपको कब देखने को मिलता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप बताना, कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। सो मराठों का एक मेजर इंपैक्ट आपको देखने को मिला है। किसका? मराठों का इंपैक्ट आपको मेजरली देखने को मिलता है, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, यह होता है 1740 में, सब पेशवाज के समय पर यह होता है। अगर ये 1720 होता तो भी आंसर करेक्ट होता। मतलब है ये 18th सेंचुरी में हो पाया था। ये कब संभव हो पाया था? सर ये 18वीं सेंचुरी में संभव हो पाया था, उससे पहले ये संभव नहीं हो पाया। अब यहां 1720 से लेकर 40 के बीच में आपको देखने को मिलता है बाजीराव, बाजीराव आपको देखने को मिल जाएंगे, बाजीराव फर्स्ट, उन्होंने मेजर इंपैक्ट डाला। इसके बाद
जो इनके पुत्र आपको देखने को मिलते हैं, बालाजी बाजीराव, उनका एक बड़ा इंपैक्ट है। बालाजी बाजीराव का एक बड़ा इंपैक्ट है। बालाजी बाजीराव का एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है, जो कि 1740 से 61 के बीच में रहा। तो इन्होंने राजस्थान के ऊपर मेजर इंपैक्ट्स डाले हैं। तो 1740 जो आपका दशक है वो एकदम बेहतरीन आपका रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, 18वीं शताब्दी में केरल में जन्मे निम्नलिखित में से कौन से प्रभावशाली दार्शनिक थे? ऐसे कौन से प्रभावशाली दार्शनिक आपको देखने को मिल रहे हैं जिनका जन्म केरल में 8वीं सेंचुरी में हुआ था? बताइए बिना किसी परेशानी के। अरे वॉइस भाई मेरी खराब हो रखी है, जुकाम हो रखा है। लाइक भी कर लो क्लास को। देखो, अगर मैं बात करूं, चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये रामानुजाचार्य आपको देखने को मिल जाएंगे मद्रास क्षेत्र में। यहां शंकरादेव आपको देखने को मिल जाएंगे, केरल में। तो केरल में जो जन्म होता है 8वीं शताब्दी में, वो शंकरादेव जी का होता है। अगर आप कहते हैं तो भक्ति आंदोलन का वन शॉट ले दूं क्या? बहुत दिक्कत देते हैं बच्चों को। शंकराचार्य जी आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसने 980 से 1003 तक कश्मीर पर शासन किया? रूल ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर पर जो शासन हुआ है 980 से 1003 के बीच में, वो किसके द्वारा किया गया है? कश्मीर के बारे में एक बहुत ही मजबूत किताब आपको देखने को मिलती है, उसी के संबंध में बात कर रहे हैं। आपको एक देखने को मिलती थी रानी दिद्दा, आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, रानी दिद्दा। कश्मीर के इतिहास के बारे में एक पुस्तक आपको देखने को मिलती है, कश्मीर हिस्ट्री, आपको एक बुक देखने को मिलती है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? सर कल्हन के द्वारा लिखी गई है, राजतरंगिणी किताब लिखी गई है, और राजतरंगिणी के अंदर जिक्र किया गया है किसका? रानी दिद्दा का जिक्र है। तो रानी दिद्दा के बारे में यहां एक्सप्लेनेशन दिया गया है, रानी दिद्दा के बारे में बात की गई है, इसके अंदर बात की गई है। तो 980 से लेके 1003 के बीच में कश्मीर के ऊपर जो रूल है वो राजतरंगिणी पुस्तक के अनुसार किसका था? रानी दिद्दा का था। ठीक है, इसके अलावा दुर्गावती जो आपको देखने को मिलते हैं, रानी दुर्गावती, मालवा के ऊपर इनका जो कब्जा है वो रहा था। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, वैदिक ग्रंथों में कौन सी श्रेणी मंत्रों और बलिदान अनुष्ठानों की गद्य रूप में व्याख्या करती है? वैदिक लिटरेचर के अंदर कौन सी ऐसी बुक है जो मंत्रों को, बलिदानों को, अनुष्ठानों को मतलब गद्य तौर पर संग्रह करती है? इसके बारे में चर्चाएं आपको दी जाती हैं, करेक्ट आंसर आप बताएंगे। क्या चीज आपको देखने को मिलती है? देखो, मंत्रों के बारे में, बलिदानों के बारे में, अनुष्ठानों के बारे में जो चर्चा की जा रही है वो की जाती है भाई ब्राह्मण्स में। ब्राह्मण्स आपके ब्राह्मण ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं शतपथ ब्राह्मण किसकी है? शतपथ ब्राह्मण किसका ग्रंथ है? शतपथ। एग्जैक्टली है बाबू, इसका करेक्ट आंसर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण बताइए। ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? गोपथ ब्राह्मण किसका है? गोपथ ब्राह्मण किसका है? गोपथ। ठीक है, और आपको देखने को मिलता है ऐतरेय, तैतरेय, ये भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? बताओ। एग्जैक्टली वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, करेक्ट आंसर है। जैसे ऐतरेय के बारे में अगर मैं पूछता हूं तो वह ऋग्वेद का है। अब यहां शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपका यजुर्वेद का है, और यजुर्वेद के अंदर ही जो एग्जैक्टली यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अंदर ही मंत्रों को, बलिदानों के, अनुष्ठानों की गद्य रचना की गई है। क्योंकि यजुर्वेद खुद एक चंपू ग्रंथ है, ये खुद एक चंपू ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि ये गद्य में भी है, ये पद्य में भी है। पोइट्री प्रोज दोनों ही देखने को मिलते हैं, इसके अंदर प्रोज भी है, इसके अंदर पोइट्री भी है, दोनों चीजें आपको देखने को मिलती हैं। गौपथ ब्राह्मण आपको देखने को मिलता है अर्थवेद में, जिसको अथर्व वेद भी कहा जाता है, इसमें आपको गौपथ ब्राह्मण देखने को मिलता है। तो करेक्टली गौपथ ब्राह्मण भी है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगला सवाल, तमिल की कुछ प्राचीन रचनाएं हैं जिसे संगम साहित्य कहा जाता है, जो लगभग कितनी वर्ष पुरानी है? संगम लिटरेचर, चेर, चोल, पांड्यन, इनसे रिलेट आपकी करती है, चोर, चेर, पांड्यन से रिलेट करती है, जो आपसे लगभग कितनी साल पुरानी है? सर देखने को मिलती है चोल, चेर, चोल, पांड्यन, इन तीनों की तीनों राजवंशों से रिलेट करता है आपका संगम साहित्य। आपका जो संगम साहित्य वो इन तीनों से रिलेट करता है। संगम साहित्य अब से लगभग 2300 वर्ष पुराना आपको देखने को मिल जाएगा, 2300 वर्ष पुराना देखने को मिल जाएगा, यानी मान के चलिए 200 सेंचुरी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, 200 एडी के आसपास का टाइम है। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं बुद्ध और महावीर दोनों के जीवन काल में निम्नलिखित में से किस राजा ने शासन किया। जो बुद्ध और महावीर दोनों के जीवन काल को प्रभावित करता है वो कौन से राजा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फटाफट बात करिए। सर क्या चंद्रगुप्त मौर्य है? मौर्यंस। सर चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को फॉलो करते हैं, जैनिज्म को फॉलो करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इनके समय में अगर मैं बात बताऊं, चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था वो था 297 बीसी में इनकी डेथ हुई। ठीक है, इनको 323 में ये राजा बने, ठीक है, किंग बने। 297 बीसी में इनकी डेथ हुई। इस समय ना तो बुद्ध थे ना महावीर थे। ठीक है, महावीर और बुद्ध के समय आपको अजात शत्रु राजा देखने को मिल जाएगा। अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था, इसको कुणिक कहा जाता था, पितृहंता कहा जाता था। कुणिक है, इसको कुणिक का नाम भी इसको दिया जाता है, पिता को मारने वाला। पितृहंता भी इसी को कहा जाता है, पितृहंता इसी का नाम है, कुणिक भी पितृहंता भी। तो ये कुछ चीजें आपको इसके बारे में देखने को मिल जाती हैं। अगला सवाल, ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 में पारित अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ब्रिटिश संसद के द्वारा 1858 में पारित अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 1858 में एक एक्ट पारित किया गया था, इसके बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही देखने को मिलता है। पहला, गवर्नर जनरल को वायसरॉय की उपाधि दी गई, परफेक्ट। पहला वायसरॉय कैनिंग देखने को मिला। जो पहला वायसरॉय था वो कौन था? सो फर्स्ट वायसरॉय कौन देखने को मिला? कैनिंग। पहला वॉइसरॉय कैनिंग आपको देखने को मिलता है। ब्रिटेन ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं का सम्मान करने का निर्णय लिया। इन्होंने सोचा कि हम इन लोगों के लिए इस चीज का सम्मान करते हैं। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए थे, उन सभी को रद्द कर दिया गया। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें आपको सही देखने को मिलते हैं। अगला सवाल ये रहा, लगभग 1713 में आमेर के सवाई जयसिंह को किस क्षेत्र का गवर्नर घोषित किया गया था? कौन सा ऐसा एरिया था जहां का गवर्नर घोषित किया गया? किसको? आमेर के सवाई राजा जयसिंह को। देखो मुझे बहुत बढ़िया तरीके से याद आता है, 1713 के अंदर आपको एक पर्सन देखने को मिलता है जिसका नाम है जहांदार शाह। जहांदार शाह आपको देखने को मिल जाएगा। जहांदार शाह 1712 से लेकर 13 के बीच में शासन पे रहा है। 1713 से लेकर 19 के बीच में जो रूलर रहा है उसका नाम है फर्रुख शियर। फर्रुख शियर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इनके शासनकाल में सवाई राजा जयसिंह को एक मालवा क्षेत्र दिया जाएगा, मालवा क्षेत्र दिया जाएगा या आगरा क्षेत्र दिया जाएगा? बताइए। सवाई राजा जयसिंह को जो दिया जाता है, सर जी सवाई राजा जयसिंह को मालवा क्षेत्र दिया जाता है। ठीक है, सवाई राजा जयसिंह को क्या दिया जाता है? मालवा क्षेत्र दिया जाता है। और इंपोर्टेंटली बात यह है लल्ला, इंपोर्टेंटली बात यह है, आगरा का जो एरिया है वो भी इन्हीं के पास था। आगरा का जो एरिया वो ऑलरेडी इनके पास था, ऑलरेडी इनके पास था। लेकिन यहीं पर जो आपको देखने को मिलते हैं, जिनका नाम आपको देखने को मिलता है महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह आपको देखने को मिलते हैं। अजीत पाजी अपने कहां के थे? सर ये मेवाड़ के थे। इनको मिलता है गुजरात। मेवाड़ के थे, इन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया गया। गुजरात सूबेदार इनको बनाया गया। तो इनका भी एक अपना अलग जलवा रहा है, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। ये सवाल पूछे जाने योग्य है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं रवि भाई। ध्रुव सेन द्वितीय मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर था। ध्रुव सेन के बारे में पूछा जा रहा है कि ध्रुव पाजी जो थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इनके बारे में हम बताइए। सर ध्रुव सेन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्रुव मत समझ लेना, क्योंकि अगर ध्रुव होता, सिर्फ ध्रुव होता तो ध्रुव राष्ट्रकूट डायनेस्टी का इंपोर्टेंट रूलर है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का इंपोर्टेंट रूलर है। बट ये ध्रुव सेन है जो मैत्रक वंश का है। ये ध्रुव सेन है जो मैत्रक वंश का है। सातवाहन के फाउंडर की बात करूं, सातवाहन के, तो वो शिमुक आपको देखने को मिल जाएंगे। शिमुक पाजी आपको देखने को मिल जाएंगे। चोल में विजयालय देखने को मिल जाएंगे। कुषाण में कुलुज कड़फीसिस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन सब के बारे में याद रखना। अब लाइक करो, क्लास को आगे बढ़ो है। चलो 16वें नंबर का सवाल, असम 1906 में हुआ था। आपको एक ऐसा विद्रोह देखने को मिलता है जो असम के अंदर होता है। तो यह 1906 में कौन सा विद्रोह हुआ है? रिवोल्ट ऑफ सोंग्राम संगमा। जो सोंग्राम संगमा नाम के पर्सन के द्वारा किया गया विद्रोह था वो 1906 में होता, असम के अंदर होता है। अपने ट्राइबल कि जी हम तो ट्राइब्स हैं, हमारे भी एक विशिष्ट पहचान है, उस पहचान को खत्म ना किया जाए, वो चीज आपको यहां देखने को मिली है। ठीक है, याद रखो। अगला सवाल ये रहा, अंबर के सवाई राजा जयसिंह ने कौन सी नई राजधानी स्थापित करी थी? सब जयपुर को नया राजधानी बनाया गया था। ईयर कौन सी है, किस ईयर में बनाया था? 1728 में बनाया गया। अगर मैं आपसे पूछूं जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की है, अगर यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि हवा महल किसने बनवाया? हवा महल किसके द्वारा बनवाया गया था? हवा महल
बिल्ट बाई, हवा महल बिल्ट बाई किसके द्वारा होगा? सर जी हवा महल के बारे में अगर बात करूं तो हवा महल बिल्ट बाई क्या होगा सर? सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था। और ये कब कराया गया था? 1799 में बनाया गया था। ठीक है, जोधपुर इनका नहीं है, वो राजा जोधा हुआ करते थे। उदयपुर उदय सिंह द्वितीय के द्वारा, महाराणा प्रताप के पिताजी। अजमेर जो है इससे पुराना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, अलीवर्दी खान के बाद निम्नलिखित में से किसने बंगाल का नवाब बना? अलीवर्दी खान आपको कब से कब तक देखने को मिला? आपको सबसे पहले मुर्शिद कुली खान देखने को मिलता है। आपसे को सबसे पहले देखने, अरे सवाई प्रताप सिंह मत लगाओ, सवाई प्रताप सिंह मत लगाओ, प्रताप सिंह नहीं है, सवाई प्रताप जी हैं। ठीक है, अलग अलग हैं दोनों आदमी, वो राणा प्रताप हो जाएंगे फिर। अच्छा, मैंने आपको बताया सबसे पहले देखने को मिल जाएगा मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली जो आपको देखने को मिलता है, मुर्शिद कुली रहा 1717 से लेकर 1727 तक मुर्शिद कुली रहा। मुर्शिद कुली के बाद आपको देखने को कौन मिल जाएगा सर? इसके बाद सिराजुद्दीन आपको देखने को मिल जाएगा, सिराजुद्दीन आपको देखने को मिल जाएगा, सिराजुद्दीन आपको देखने को मिल जाएगा 1727 से 39 तक, 1727 से 39 तक। ठीक है, अब 39 से कौन देखने को मिल जाएगा? सिराजुद्दीन के बाद कुछ समय के लिए आपको देखने को मिल जाएगा सरफराज। सरफराज आपको देखने को मिल जाएगा 1739 से धर्मट के युद्ध तक देखने को मिलेगा। इसके बाद सरफराज हटेगा, फिर अलीवर्दी आ जाएगा, अलीवर्दी आ जाएगा, अलीवर्दी आपको देखने को मिलेगा 1740 से लेकर 56 तक। अलीवर्दी के खान बाद आपको सिराजुद्दौला आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर ये रहा। इसके बारे में आप बहुत बढ़िया तरीके से याद रखेंगे, मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई समस्या रही होगी। ये बंगाल के बारे में मैंने पूरा बता दिया है, बंगाल के बारे में मैंने पूरा बता दिया। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो याद रखना दैट इज सिराजुद्दौला। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वंश ने भारत पर केवल 15 वर्ष शासन किया है? ऐसा कौन सा डायनेस्टी है जो केवल 15 वर्ष तक आता है? देखो बताओ। चलो ये तो यार लल्लू सवाल हो गया, मैं तो इसमें बोलना भी नहीं चाहता, आप खुद बताइए। सर जी क्लास की भी पीडीएफ डलवा दो करो। देखो दिवांशु, जाके देखो एक बार टेलीग्राम है, यहां बोलने से पहले तुमने सोचा टेलीग्राम चेक करने के बारे में? कतई नहीं सोचा, गलत आदमी हो तुम। जाके एक बार देखो, जाके देखो रिकॉर्ड में। ठीक है, बिना परेशानी के देखिए भैया। फटाफट बताइए। आगे हम बात करते हैं, किस वंश ने भारत पर केवल 15 वर्ष शासन किया है? ये आपको बताना है कौन सा ऐसा डायनेस्टी है जिसने भारत के ऊपर केवल और केवल 15 वर्ष शासन किया। बताइए सर, भारत के ऊपर केवल और केवल 15 वर्ष शासन। सूर वंश के बारे में बात करता हूं, सूर डायनेस्टी के बारे में बात करता हूं, तो बताइए सर, सूर डायनेस्टी को 1540 से लेकर 55 तक देखने को मिलेगा। खिलजी आपको 1290 से लेकर 1320 तक देखने को मिलेंगे। तुगलक डायनेस्टी आपको देखने को मिल जाएगी 1320 से लेकर 1414। और लोधी डायनेस्टी आपको कितनी देखने को मिल जाएगी सर? 1451 से 1526। तो बचा क्या? सूर डायनेस्टी। शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित है, केवल 15 ही साल यह शासन कर पाए थे। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आने वाले निम्नलिखित में से कौन से यात्री थे? 7th सेंचुरी की बात की जा रही है, 7th सेंचुरी यानी 600 समथिंग में आया होगा कोई रूलर। तो 600 समथिंग का मतलब है कि यह राजा हर्षवर्धन के समय, ड्यूरिंग हर्षवर्धन पीरियड, ड्यूरिंग हर्षवर्धन पीरियड। क्योंकि हर्षवर्धन का जो काल है, हर्षवर्धन पीरियड जो है वो आपको कितना देखने को मिलता है? सर जी हर्षवर्धन का जो पीरियड है, हर्षवर्धन का जो पीरियड है वो आपको कितना देखने को मिलता है? सर 606 से लेके 647 आपको देखने को मिलता है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। तो मैगस्थनीज जो आता है सर वो मौर्यंस के काल में आता है। या फाहियान और हैंसवांग आपको 2% देखने को मिलते हैं, फाहियान और हैंसवांग आपको 2% देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं, हैंसवांग इसके समय में आया, फाहियान चंद्र द्वितीय के समय में आया था, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता था। याद रख पाएंगे? जोरदार। अगला सवाल, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर किस वर्ष नियुक्त किया गया? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल के गवर्नर 1764 में नियुक्त किया जाता है। बंगाल के गवर्नर के तौर पर इनको जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं 1764 में, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, चलो आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये सारी जिम्मेदारी इनको सौंप दी जाती है। अब ये बक्सर का जो युद्ध आपको देखने को मिलता है, ये किस किस के बीच में हुआ था? सर ये है आपका मीर कासिम, शुजा उद दौला, शुजा उद दौला, शुजा उद दौला,
और थर्ड पर्सन आपको देखने को मिलता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इन दोनों के समय में आपको देखने को मिल जाएगा। अगेंस्ट में बैटल ये लड़ किससे रहे हैं? अगेंस्ट में ये बैटल लड़ रहे हैं हेक्टर मुनरो से। हेक्टर मुनरो से ये बैटल लड़ रहे हैं, मुनरो से ये बैटल लड़ रहे हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना को आधुनिकृत किया? देखो, फ्रांसीसियों से मजबूत संबंध किसके द्वारा स्थापित किए गए? फ्रांसीसियों की टेक्नोलॉजी को अपने साथ जोड़ा गया। वो कौन आपको देखने को मिलेगा जो तगड़े तगड़े संबंध फ्रांसीसियों से स्थापित करेगा? इनके कहने पर, इनके द्वारा डंडी नाम का एक स्थान है, ठीक है, नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, डंडी नाम का एक स्थान है, वहां पर इन्होंने अपना जो है एक आर्मरी इन्फेंट्री सेंटर भी लगवाया था, ठीक है। और महाराज शिंदे नहीं है, अलीवर्दी खान नहीं है, दैट इज टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। लेकिन फ्रांसीसियों का समर्थन करा, उसकी वजह से इनकी जान गई और इसी चक्कर में 1799 में इनकी हत्या कर दी गई। हत्या किसके द्वारा? सर वेलेज अली के द्वारा हत्या करी गई थी, वेलेज अली के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। बैटल श्रीरंगपट्टनम में हार जाते हैं, उसके बाद इनकी हत्या 1799 में कर दी जाती है। अगला सवाल, किस सुल्तान ने बाजरे का बंजारों का उपयोग शहर में बाजारों में अनाज पहुंचाने के लिए किया था? विच सुल्तान यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट? सिटी के मार्केट तक बंजारों का प्रयोग इसके द्वारा किया गया है, ठीक है। बाजारों में अनाज को पहुंचाने के लिए बंजारों को कहा है कि आप अनाज को पहुंचाइए, मार्केट्स में अनाज को पहुंचाइए। ये जो टेक्नोलॉजी है किसके द्वारा यूज करी गई है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो, इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो किस सुल्तान ने बंजारों का उपयोग शहर के बाजारों में किया था? इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताओ, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, तो बताते हैं कि किस सुल्तान ने बंजारों का उपयोग किया था। बंजार होते हैं नोमैड्स। तो एक चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूं, जब कभी भी बाजार से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, बात खत्म हो जाएगी, अलाउद्दीन खिलजी आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो यार, बाजारों के अंदर जितना भी सिस्टम स्टार्ट किया है वो सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब वो कुछ भी हो सकता है, दीवाने मुश्त खराज या कोई भी सिस्टम आपको देखने को मिल सकता है। तो बाजारों के अंदर आपको देखने को मिलता है दीवान ए मुश्त खराज, दीवाने मुश्त खराज आपको देखने को मिल जाएगा। मुश्त खराज ये एक डिपार्टमेंट था, ये मार्केट कंट्रोल सिस्टम था, मार्केट कंट्रोल सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, कंट्रोल सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। शेरशाह सूरी ने केवल रोड ट्रांसपोर्टेशन को बढ़िया किया है और इसने ज्यादा कुछ नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक जीवन में गलतियां बहुत करता है, लेकिन इसको पागल बुद्धिमान राजा के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। चलिए एक बच्चा कह रहा है सर बंजारे तो अभी भी गेहूं की बोरी उठा के ले जाते हैं, तुम्हारे यहां से ले गए? आगे हम बात करते हैं, कौन सा बिल या अधिनियम ब्रिटिश या यूरोपियों का भारतीयों द्वारा मुकदमा चलाने का प्रावधान करता था? ब्रिटिश एवं भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता की मांग करता था। बताइए, एक बिल आता है, अच्छा एक स्थिति थी, ठीक है, भारत के अंदर एक स्थिति थी जिस स्थिति की वजह से समस्या हो रही थी कि अगर किसी भी ब्रिटिशर का मामला है, अगर कभी भी किसी ब्रिटिशर का मामला है तो उसमें भारतीय जज नहीं हो सकता। इन एनी ब्रिटिश मैटर देयर कैन नॉट बी ए इंडियन जज। ये एक असमानता थी। इस असमानता को दूर करने के लिए, इस असमानता को दूर करने के लिए हम देखते हैं कि आपको एक देखने को मिलता है 1883 का इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जुडिशरी से रिलेट करता है। इल्बर्ट बिल किससे रिलेट करता है? जुडिशियरी से इल्बर्ट बिल रिलेट करता है, जुडिशियरी से इल्बर्ट बिल रिलेट करता है, ठीक है। इसके बारे में याद रखेंगे। अब अगला पॉइंटर यहीं पर क्रिएट होता है, अगला पॉइंटर यहीं पर क्रिएट होता है कि 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट है, अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो इसका काम क्या है? सर भारत के अंदर न्यायिक परिवर्तन, बहुत सारी चीजें इसके द्वारा की गई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल, मातृ पक्ष से मुगल निम्नलिखित में से किसके वंशज थे? अगर मैं मदर साइड की बात करता हूं तो मुगल्स किसके डिसेंडेंट आपको देखने को मिलते हैं? जो मुगल्स हैं, ठीक है, जो बाबर है उसके मम्मी और पापा दोनों की दोनों ही जो डायनेस्टी है वो मजबूत डायनेस्टी आपको देखने को मिली है। तो यही पूछा जा रहा है, मम्मी और पापा किस किस डायनेस्टी से आपको देखने को मिले हैं? फटाफट बताएंगे। तो किस किस डायनेस्टी से आपको देखने को मिलते हैं? फटाफट बताइए, फटाफट आप बताएंगे, कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की। फटाफट बताएंगे इसके बारे में और फटाफट बताओ, ठीक है। मातृ पक्ष से बात की जा रही है, मम्मी के पक्ष से। चलो मैं बताने का प्रयास करता हूं। अब बाबर को लीजिए, बाबर को आप लेंगे, बाबर के जो पिता थे,
ठीक है, बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, उमर शेख आपको जो देखने को मिले, माता कुतलुग निगाह बेग आपको दो देखने को मिली हैं, कुतलुग निगाह बेग आपको देखने को मिली हैं। अब जो उनके पिता देखने को मिलते हैं, पिता है जो उमर शेख मिर्जा है, पिता क्या उमर शेख मिर्जा है, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं सर? उमर शेख मिर्जा रिलेट करते हैं तैमूर लंग की फैमिली से, तैमूर से रिलेट करते हैं, तैमूर लंग से। और जो कुतलुग निगाह बेग है, इनका 13वां जो वंशज था वो चंगेज खान था, वो गेंगिस खान आपको देखने को मिलता है, चंगेज खान करेक्ट आंसर होगा, गेंगिस खान याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। पर्शियन नहीं हो सकता, मोहम्मद बिन कासिम पर्शियन था। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जो आपको देखने को मिलता है भारत के अंदर एक शस्त्र अधिनियम आपको देखने को मिलता है, तो वह किस वर्ष पारित किया गया था? सर शस्त्र अधिनियम आता है 1878 में, 1878 में कि भारतीय शस्त्र धारण नहीं करेंगे, ये शस्त्र अधिनियम देखने को मिलता है। ठीक है, शस्त्र अधिनियम आपको देखने को मिलता है, इनके बारे में आप सीधे तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अच्छा, जो शस्त्र अधिनियम के साथ ही आपको देखने को मिलता है 1881 के अंदर आपको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी आपको देखने को मिलता है। प्रेस एक्ट के ऊपर छूट लगा, मतलब इसको हटाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने हटाया था? ये रिपन के द्वारा हटाया गया था, रिपन आपको देखने को मिलता है यहां पर। और रिपन ही 1882 में स्थानीय स्वशासन को शुरू करता है, इसी ने यहां पर स्थानीय स्वशासन को शुरू किया था, किसको? स्थानीय स्वशासन को शुरू भी किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अकबर के शासन के संदर्भ में सुलह ए कुल शब्द क्या संदर्भित करता है? अच्छा, सुलह ए कुल का मेला कहां लगता है? सुलह ए कुल का एक मेला लगता है, वो कहां लगता है? सुलह ए कुल का मेला कहां लगता है? वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, टीम आई थी, पूछा है उन्होंने कुछ, तो बताइए सर ये क्या है? ये सार्वभौमिक शांति है, यूनिवर्सल पीस के लिए था। मेला लगता है आपका आगरे में, आगरा में आपको मेला देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? आगरा में आपको मेला देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। अच्छा, सुलह कुल में क्या था? उन्होंने कहा था कि किसी सभी धर्मों के लोगों को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, तो ये उनका कॉन्सेप्ट रहा है, चलो आगे हम बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत में अपनी नियुक्त इक्ताओं में मुफ्तियों का मुख्य कर्तव्य क्या था? अगर हम बात करते हैं असाइंड इक्तास, उसमें मुफ्तियों का काम क्या होता था? सर एक बात को समझना, जितने भी आपके मुफ्ती देखने को मिलते थे वो सारे के सारे क्या करते थे? कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, मेंटेन किया करते थे। टू मैनेज हाई क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस, उच्च गुणवत्ता वाले घोड़ों का प्रबंधन किया जाता था। नहीं सर, ये आखुर लोग किया करते थे, आखुर लोग किया करते थे, जो आखुर होते थे। ठीक है, नेक्स्ट, व्यापार और वाणिज्य का प्रबंधन किया करते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य का प्रबंधन किया करते थे, बिल्कुल भी नहीं। टू कंस्ट्रक्ट फोर्ट एंड प्लेसेस, ये भी नहीं, ये काम किया जाता था। लीड मिलिट्री कैंपेन, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बात खत्म हुई। मुक्तियों का काम होता था। या इक्ता सिस्टम किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता सिस्टम शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, वॉच अगर आपको अच्छी लगी है आपका बहुत बहुत आभार। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त होता है? ठीक है, अब देखो इसके लिए ना ट्रिक भी होती है, कई बार डायरेक्टली भी आपको याद रखना होता है। डायरेक्टली अगर मैं बताता हूं, मराठों में आपको देखने को मिलता है सूरत की संधि, ट्रीटी ऑफ सूरत शुरुआती तौर पर देखने को ही नहीं मिली। ना ही श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि आपको देखने को मिलती है, ये भी आपको देखने को मिलती है 92 में, 1792 में। और ये किससे हुई है? मैसूर से हुई है, मैसूर के साथ हुई है। बसीन की संधि जो आपकी होती है वो मराठों से होती है, लेकिन ये 1503 में होती है। 15, 14, 15, 17, 1703 में, 1703, 1803, सॉरी यार क्या है, 1803 में तो होती है, हाँ
ये भी किसकी होती है? मराठाओं की होती है, मराठा। लेकिन पहली जो होती है सालबाई की संधि आपको देखने को मिलती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई आपको देखने को मिलती है। पहली कौन सी है? ट्रीटी ऑफ सालबाई आपको देखने को मिलती है ना। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने? टीपू सुल्तान मैसूर के शासक कब बनते? आफ्टर डेथ ऑफ हैदर अली, आफ्टर डेथ ऑफ हैदर अली, आफ्टर डेथ ऑफ हैदर अली। अब हैदर अली कब मारे गए? आफ्टर डेथ ऑफ हैदर अली आपको देखने को मिलता है सेकंड एंग्लो मैसूर बैटल। एंग्लो मैसूर बैटल आपको देखने को मिला है, एंग्लो मैसूर बैटल आपको देखने को मिला है। और जो एंग्लो मैसूर बैटल है वो आपको देखने को मिलता है 1780 से लेकर 84 के बीच में। इसी में 1782 में मृत्यु होती है हैदर अली की। उसी के बाद रूलर कौन बनता है? टीपू सुल्तान। 1782 में रूलर कौन बनता है? टीपू सुल्तान। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला सवाल, 13वीं और 14वीं शताब्दी में पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बहुत अधिक प्रभाव में थी? 13th-14th सेंचुरी के अंदर कौन सी जनजाति आपको देखने को मिलता है जो बहुत अधिक प्रभाव में देखने को आपको मिला है? ये वही जनजाति है जो जाट कहलाते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी में जाट्स आपको देखने को मिले हैं, एबंडेंस में थे जाट्स। जाटों में एक प्रजाति होती है खोखर, तो खोखर जनजाति आपको देखने को मिली है जो 13 और 14 सेंचुरी में आपको देखने को मिलती है बहुत बार। श्री श्री 1008 जीत राणा जी की जय हो। आपका बहुत बहुत आभार विवेक जी। आगे हम बात करते हैं, जो खोखर से आपको देखने को मिलते हैं, खोखर जनजाति आपको देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है जाट्स है। पंजाब में 13वीं और 14वीं शताब्दी में काफी अधिक देखने को मिले हैं। अगला सवाल, हड़प्पा वासियों के द्वारा मनके बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्नोलियन नामक पत्थर मुख्यतः कहां पाया जाता था? कार्नोलियन पत्थर आपको देखने को मिलता है, कार्नेलियन पत्थर आपको देखने को मिलता है हड़प्पा के अंदर बीड मेकिंग के लिए मेजरली फाउंड होता था। तो ये कहां पर आपका फाउंड किया जाता था, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। सर इसके बारे में अगर मैं बताऊं, कार्नेलियन पत्थर मनके बनाने की फैक्ट्री है। आंसर क्या सही हो सकता है? सर राजस्थान सही हो सकता है, राजस्थान सही हो सकता है क्योंकि यहां मनके बनाने की फैक्ट्री थी, राजस्थान। सिंध सही हो सकता है, गुजरात सही हो सकता है क्योंकि इन तीनों ही जगह ये पाया जाता था। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा गुजरात के क्षेत्र के अंदर लोथल में मनके बनाने की फैक्ट्री मिली है। ठीक है, इसके अंदर आपको एक नागार्जुन का क्या बोलते हैं उसको, अरे ना से करके एक जगह है। सिंध के अंदर तो आपको देखने को मिलता है चनहुद्रो, यहाँ तो चनहुद्रो आपको देखने को मिलता है, यहां तो मन के थे ही थे। राजस्थान में कालीबंगन देखने को मिलता है, कालीबंगन देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी बहुत तगड़े लेवल पर यहां हिसाब किताब रहा है। ठीक है, तो ये आपको सारा का सारा याद रखना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इसके अंदर गुजरात हो जाएगा, याद रखना। अगला सवाल इंडियन पॉलिटी से अब हम पूछेंगे, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, याद रखें। लीजिए जी, इंडियन पॉलिटी। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत कितने अपराधों में अब कारावास की अवधि बढ़ा दी गई है? कितने ऐसे अपराध हैं जिसके अंदर कारावास की अवधि बढ़ा दी गई है? याद रखना, आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में, आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में बीएनएस आएगा, दिल्ली पुलिस में बीएनएस आएगा कंफर्म, दिल्ली पुलिस में बीएनएस आना कंफर्म है। अब इसमें कितने ऐसे अपराध हैं जिसके अंदर अब कारावास की अवधि बढ़ाई है? 33 अपराध ऐसे हैं। कितने ऐसे अपराध हैं जिसके अंदर मृत्युदंड है? 20 अपराधों में मृत्युदंड है, 20 अपराधों में मृत्युदंड है, मृत्युदंड है। टोटल सेक्शन कितने हैं? टोटल 358 सेक्शन है। भाग कितने हैं? 20 भाग हैं। अधिकतम अगर मैं बात करता हूं कि भाई किसी भी व्यक्ति को अगर उम्र कैद मिल रही है तो उम्र कैद मिलने पर उसको कितने वर्षों की सजा मिल रही है? 20 वर्ष की मिल रही है। उम्र कैद पर सजा कितनी है? सर उम्र कैद पर सजा अगर हम देखते हैं, उम्र कैद पर सजा अगर हम देखते हैं तो वो कितनी है? सर वह 20 ईयर्स की सजा आपको देखने को मिल जाएगी। 20 ईयर की सजा ही आपको देखने को मिल जाएगी उम्र कैद में। अगला सवाल, भारत में संसद के द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब आया था? द कंपटीशन एक्ट कब आया था? इसी के बेसिस पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना होती है। क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना इसी के बेसिस पर होती है? तो ये कब आया था? सर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई बोलते हैं, 2003 में बना है। अब सीसीआई अगर 2003 में बना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, ये बना है 2003 में बना। अगर ये 2003 में बना है तो जो एक्ट है वो इसी के नियर बाई आया होगा। करेक्ट आंसर 2002। इसी के बाद सीसीआई बनता है। एक्ट सीसीआई के आता है। अब किसी के लिए एक्ट आया तब जाके वो बना, इसको स्टैच्यूटरी बॉडी बोला जाएगा, इसको वैधानिक निकाय बोलते हैं। इसी कारण से ये क्या होता है? ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा विभाग आपका ये होता है और यह एक आपका क्या विधिक निकाय है। विधिक निकाय का मतलब हुआ कानून के हिसाब से बना है, स्टैच्यूटरी बॉडी है।
35वें नंबर का सवाल, भारतीय संसद के संदर्भ में क्वेश्चन मार्क रीडिंग उस प्रस्ताव पर चर्चा को संदर्भित करती है कि विधेयक या संशोधित विधेयक पारित किया जाए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट क्वेश्चन मार्क इज द रीडिंग रेफर टू द डिस्कशन ऑन द मोशन दैट बिल और द बिल एज अमेंड ही पास्ड। मतलब पास होने के बाद जो रीडिंग की जाती है उस रीडिंग को क्या बोला जाता है? शुरुआती तौर पर जब कोई भी आता है तो उसको फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं। बच्चे इसमें कह रहा है कि कोई ऐसा मोशन जो बिल है या कोई ऐसा बिल है जिसमें अमेंड होना है और वो पास हो चुका है, ठीक है, तो विधेयक पारित किया जाएगा, उसके ऊपर चर्चा हो चुकी है तो उसको थर्ड बिल बोलते हैं, उसको थर्ड रीडिंग बोला जाता है। पहली बार जब पेश होता है उसको फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। 36, BNSS में कुल कितनी धाराएं हैं इसके बारे में बता दीजिए। आसान सवाल है ये भी। BNSS के अंदर कुल 33 अध्याय देखने को मिलते हैं और 558 धाराएं हैं। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसने किसका स्थान लिया है? इसने CRPC का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का स्थान लिया है जो 73 में था, ठीक है, उसका स्थान ले लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, भारतीय राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल को किसके अंतर्गत भेजा जाता है? मतलब एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि कोई भी राज्य का विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल उसे पारित ना कर दे। किसी भी राज्य का विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल उसको पारित ना कर दे। ये कहां लिखा है? मैं सारे आर्टिकल बता देता हूं, मेरे ख्याल से वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। 200 करेक्ट आंसर है, 200 में लिखा गया है। 201 में लिखा गया है कि अगर राज्यपाल उसको पारित ना करना चाहे तो राष्ट्रपति की इच्छा के लिए उसको विचाराधीन कर सकता है कि राष्ट्रपति साहब मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ क्या कहते हो। तो राष्ट्रपति की इच्छा के लिए विचाराधीन करना 201। 202 में राज्य का बजट आता है, याद रखेंगे। 203 के अंदर आता है बजट से संबंधित अन्य प्रावधान, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। भारतीय न्याय संहिता BNS में कितनी धाराएं हैं? ये महालल्लू सवाल है। 358 धाराएं हैं। भाग कितने हैं? 20 हैं। भाग कितने हैं? भाग 20 हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? सर इन्होंने IPC का स्थान ले लिया, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ये कब आता है? 1860 में। लागू कब होता है? जनवरी। लागू होता है जनवरी 1862 में लागू होता है। लेकिन अब अपना BNS 2023 है। लागू कब होता है? जुलाई 1, लागू होता है 1 जुलाई 2024 में। इसके बारे में भी याद रखेंगे। जैसा अब मैंने बताया, इसके अंदर 20 भाग 358 आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर सेक्शन से धाराएं हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल, 91वां संविधान संशोधन किस चीज से रिलेट करता है? आप ये तो जानते हैं कि मोदी जी की एक मंत्री परिषद है, ठीक उसी प्रकार से हर एक राज्य के मुख्यमंत्री की भी एक मंत्री परिषद होती है कि नहीं? तो अब 91वां संविधान संशोधन इसलिए आया कि मंत्री परिषद का विस्तार करते जा रहे थे लोग। जो भी CM आता था वो उस चीज को बढ़ा लेता था, अपनी मंत्री परिषद में लोगों की संख्या को बढ़ा लेता था। मंत्री परिषद में जब एक मंत्री आता है तो उसको अधिक शक्तियां मिलती हैं, पैसा भी मिलता है, कई सारी चीजें होती हैं, तो इसका गलत फायदा उठ रहा है। संसद को ये बात पता लगी तो संसद ने क्या काम करा? उन्होंने मंत्री परिषद के आकार को सीमित कर दिया। क्लियर है सर? विधानसभा में सीटों को 2026 तक वृद्धि ना करना। सर ये 84वां संविधान संशोधन आपको देखने को मिल जाएगा, 2001 वाला, ठीक है। जनजातीय राष्ट्रीय आयोग का विभाजन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग का विभाजन, सर ये 89 CA आपको देखने को मिल जाएगा 2003 में। 89वां संविधान संशोधन 2003। गोवा विधानमंडल की न्यूनतम 30 सदस्यों की संख्या निर्धारित की। गोवा में जो विधानसभा है उसको पहले ही कंसिडर कर दिया गया था 1987 में, तो इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता। करेक्ट आंसर ये है। कितना लिमिट होती है? लिमिट कर दी गई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर न्यूनतम लोग होंगे 12। न्यूनतम कितने लोग होंगे? न्यूनतम होंगे 12। मैक्सिमम अधिकतम लोग कितने हो सकते हैं? 15% ऑफ द हाउस, 15% ऑफ हाउस, सदन के 15% लोग मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। 15%, ये 12% नहीं है, 12 है, ठीक है। चलो 46वें नंबर का सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ के राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करते हैं? बात खत्म हुई। राज्यों को आंतरिक सुरक्षा दी जानी है। मतलब कल को अगर गुजरात के ऊपर कल को पाकिस्तान अटैक कर देता है तो क्या गुजरात की जिम्मेदारी है? नहीं, गुजरात भारत का हिस्सा है, यह भारत की जिम्मेदारी है। अच्छा, अगर कल को तमिलनाडु और कर्नाटक आपस में लड़ने लगे तो उसको सही कौन करेगा? कोशिश की जाएगी पहले वो खुद सही करे, डायरेक्टली सेंटर नहीं कूदेगा, सेंटर की लिमिट के बाद कूदेगा। पर अगर बाहर से अटैक होता है तो डायरेक्टली सेंटर कूदेगा।
ये कंसीडरेशन क्या है सर? ये 355 में लिखी हुई है। सेम चीज लिखी हुई है, जिम्मेदारी सेंटर की है कि वे राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति की सुरक्षा प्रदान करें। ये क्वालिटी आपको 355 में देखने को मिलेगी। अब 352 में राष्ट्रीय आपात है, इसकी कंसीडरेशन अलग है, ये राष्ट्रीय आपात है। इसके लिए तो लेवल चाहिए 3 सर जी, या तो बाहरी आक्रमण हुआ हो, अटैक हो गया हो सीधा, युद्ध की स्थिति बन गई हो, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। पहले आंतरिक अशांति थी, युद्ध स्थिति बन गई हो सकता है कि कल अटैक हो जाए, या आपको देखने को मिलता है लोगों ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया हो, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया हो। याद रखना 348 न्यायपालिका के अंदर भाषा अंग्रेजी रहेगी जब तक हमारी राज्य भाषा का चयन नहीं हो जाता। 361 हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल पर किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक है, याद रखना। सिन्नू 41वां सवाल, मुझे बताइए भारतीय संविधान के भागों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पार्ट 8 किससे रिलेट करता है? 239 से 242 यूनियन टेरिटरी से रिलेट करता है, सही है। भाग 9 रिलेट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, एग्जैक्टली 9 भी करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ठीक है, 9 को अब कंसीडर भी कर सकते हैं क्योंकि यार हिस्सा तो कहीं ना कहीं वो उसका होता ही है, हिस्सा तो कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि 9B के अंदर लिखा हुआ है 243 ZH से लेकर ZT। अब मैंने कुछ भी बोला है, आप इस पे आंसर करके दिखाओ क्या होगा आंसर। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, एक कह रहा है बोथ आर रॉन्ग, एक और दोनों। देखो यार बात ये है, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से रिलेट है, पहला भाग रिलेट करता है, दूसरा भाग रिलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा यार? कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए 9B है ना कि 9 तो गांव की पंचायत के लिए होता है, तो ओनली 1 होना चाहिए। ये आंसर ओनली वन होगा। ठीक है नितिन, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या निकाय स्वावलंबनी कार्यक्रम से रिलेट करती है? स्वावलंबनी प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी है जो रिलेट करती है स्वावलंबनी प्रोग्राम से? स्वावलंबनी प्रोग्राम से रिलेट कौन सी करती है, इसके बारे में आप हमें बताएंगे। तो स्वावलंबनी प्रोग्राम जो है वो नीति आयोग का एक प्रोग्राम है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में बनता है, CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन 2005 में बनता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आपको देखने को मिलता है ये भी 2005 में आता है। नीति आयोग 2014 में डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर आपको होता है 2014 में, और 1 जनवरी 2015 के अंदर, जनवरी 2015 के अंदर आपको देखने को मिलता है, 1 जनवरी 2015 के अंदर हमें पता लगता है नीति आयोग के बारे में अन्य जानकारियां। ठीक है, ये वर्किंग में आ गया। नेक्स्ट अगला सवाल, भारतीय राज्य की विधान परिषद के सदस्य लगभग उतने ही होने चाहिए जितने की नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, राज्य में संसद द्वारा विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्य बनने के निर्वाचन मंडलों के द्वारा चुने जाते हैं। बताइए ये सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए सर जी? अगर यहां पूछा जा रहा है ना, आपसे पूछ रहा है कि इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टोरल से होने चाहिए, म्युनिसिपैलिटीज से 1/3, 1/12 सदस्य होने चाहिए कॉलेजेस से, और जितने ग्रेजुएट है वो होने चाहिए अलग अलग। 1/6 राज्यपाल अपॉइंट करता है, 171 के 5 में लिखा हुआ है, याद रखेंगे। कोई समस्या नहीं सर। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने और अभ्यास करने का अधिकार, धर्म का प्रचार करने का अधिकार, ठीक है, और धार्मिक रूपांतरण का अधिकार, राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन। क्या आप रिलीजियस कन्वर्जन को आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग आप क्लैरिफाई कर सकते हैं? सर अगर मैं आपको बात बताऊं, रिलीजियस कन्वर्जन
कभी भी किसी आर्टिकल में नहीं दिया गया। आप जबरदस्ती किसी से कन्वर्जन नहीं करा सकते। हाँ, धर्म का प्रचार कर सकते हो, धर्म को मानने का अधिकार है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, बट कन्वर्जन राइट्स आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है, चलो फटाफट याद कर लीजिए, क्लार्क्स को लाइक भी करते चलिए लल्ला। आगे बढ़िए, अगला सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? सर 174 में देखने को मिलता है विधानसभा के संबंध में, विधानसभा का विघटन। विधानसभा आपको विघटन देखने को मिल जाएगा, विधानसभा का विघटन बाई गवर्नर आपको देखने को मिल जाएगा। गवर्नर आपको देखने को मिल जाएगा कि विधानसभा का विघटन गवर्नर के द्वारा होगा। यहां 175 आपको देखने को मिलेगा, 175 आपको देखने को मिलेगा, जोरदार। वहीं अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 175 आपको देखने को मिलेगा राज्यपाल अभिभाषण। राज्यपाल अभिभाषण आपको देखने को मिल जाएगा, अभिभाषण आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां पर 76 में विशेष अभिभाषण देखने को मिल जाएगा, विशेष अभिभाषण आपको देखने को मिल जाएगा, क्षण देखने को मिल जाएगा। तो विशेष पूछा तो 176 होगा। 177 में जो एडवोकेट जनरल होता है उसकी स्पेशल पावर दी हुई है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची पुलिस स्टेट में आता है, याद रखना। ठीक है, रेडियो टेलीविजन सेंटर में आते हैं, विदेशी मामले सेंटर में आते हैं, आपराधिक मामले क्रिमिनल मैटर्स जो होते हैं ये कहां आते हैं? सर जितने भी क्रिमिनल मैटर्स होते हैं वो आपको कहां देखने को मिलते हैं ये मुझे बताइए। सर क्रिमिनल मैटर्स दोनों तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो क्रिमिनल मैटर्स है, आपराधिक मामले हैं, वो सब के सब समवर्ती सूची में देखने को मिलते हैं। आपराधिक मामले सबके सब समवर्ती सूची में देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 क्या उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 क्या उल्लेख करता है? 126 सर 126 उल्लेख करता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में आपका यह होता है अपॉइंटमेंट है किसका? एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। जो एक्टिंग सीजेआई है उसके बारे में चीज आपको देखने को मिलता है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यह आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 127 में, आर्टिकल 127 में देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, 129 में लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय का जो आसन है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 130 में होता है, जो दिल्ली बताया गया है। और बताओ, क्लियर है, बहुत बढ़िया, लाइक भी करते चलिए। तदर्थ न्यायाधीश फ्रांस का है कॉन्सेप्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लेखित है? न्याय के संबंध में। ठीक है, हमें 3 प्रकार का जस्टिस मिलता है, समाजवादी, समाजवादी और आर्थिक, सोशल इकोनॉमिक। संविधान के संबंध में कौन सा शब्द उल्लेखित है? ठीक है, आपको आर्थिक, समाजवादी और राजनीतिक, तीनों ही प्रकार के आपको जो न्याय है, तीनों ही प्रकार के न्याय आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन समाजवादी तो बाद में शुरू हुआ था ना, उल्लेखित है। इकोनॉमिक देखने को मिलता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल ना कि सोशलिस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, ये तीनों प्रकार का न्याय मिलता है, तीनों ही प्रकार का न्याय मिलता है, तीनों प्रकार का न्याय मिलता है। 49वां सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का, स्थापित करनी है संस्थाएं, तो हो जाएगा 30। अगर वहीं पर हम बात करें स्कूलों के अंदर धार्मिक शिक्षाएं, स्कूलों में धार्मिक शिक्षाएं, तो हो जाएगा 28। स्कूलों में धार्मिक शिक्षाएं, स्कूलों में धार्मिक शिक्षाएं आपको देखने को मिलेगा, धार्मिक शिक्षा। ठीक है, हाँ, स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, 24 में आपको देखने को मिलता है बाल श्रम को रोकना, बच्चों से जबरदस्ती कार्य वगैरह कराया जाना, वो रोकना। 29 में होता है कि भैया अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वह अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य में विधान परिषद के सृजन की अनुशंसा कर सकता है? भारत के राज्य के अंदर विधान परिषद की स्थापना अगर होनी है, सृजन अगर होना है, तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है? इसकी शुरुआत कहां से हो सकती है? भारत में इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। सर विधान परिषद की स्थापना 169 आर्टिकल के द्वारा राज्य विधानसभा की संस्तुति पर संसद में पारित होकर हो सकती है। इसकी संस्तुति पर संसद में पारित होकर हो सकती है, संसद में पारित होकर हो सकती है, संसद में पारित होकर हो सकती है। तो ये संसद में पारित होगी और पारित होने के बाद ही चीजें आपके आगे बढ़ सकती हैं। इसके बारे में आप स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे।
अगला सवाल आपसे पूछा गया है, इसके बारे में बताइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, इसके बारे में स्पष्ट तौर पर आप बताइए। कोई समस्या मुझे लगता नहीं कि आपको होनी चाहिए, इसके बारे में आप बताएंगे कौन सा कथन सही हो सकता है। बात करते हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, ये क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहे हो? दिल्ली पुलिस में लगना नहीं है क्या इस बार? है अरे दिल्ली पुलिस में लगना है नहीं? ठीक है, और ये बताइए कल यूपी जीके वाली क्लास किसने किसने ली थी आपने से? यूपी वाले बहुत बच्चे हैं अपने, किस किसने यूपी जीके की क्लास ली थी? सर बुक करा दो जिन्हें पुरस्कार मिले हैं, चेक करके देख लीजिए, इंपोर्टेंट बुक पहले डाल चुका हूं। देखो, यह संविधान के भाग 9 में पाया जाता है। 253 के बारे में बात करते हैं, 11 में पाया जाता है। ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि भाग 11 के अंदर 245 से 263 आता है। ठीक है, यह अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाता है। इसी को अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज अम्ब्रेला, दिस इज नोन एज अम्ब्रेला, दिस इज नोन एज अम्ब्रेला आर्टिकल। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 किस विषय से संबंधित है? ये होता 50 तक कितने सवाल गलत हुए हैं, कितने सवाल सही हुए हैं, ये बताइए। सिंगर जी बोलो। ठीक है, केशव स्वामी सिंगर, फटाफट बताइए। बहुत अच्छा, सेम चीज समझना कि आप लोगों के लिए आज लाइव सेशन जो है वो यूपी जीके का एक और रख दिया गया है। ये भी आर पार का सेशन रखा गया है, इसके लिए भी रेडी रहना, पहले बच्चे याद कर लेना। ठीक है, चलिए, तो ये भी आप देखेंगे प्लेलिस्ट इसकी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। ये रही यूपी जीके की तगड़ी प्लेलिस्ट है, कल भी आज भी आर पार की क्लास चलेगी। ठीक है, दिल्ली पुलिस का ये सेशन चल ही रहा है। दिल्ली पुलिस के सेशन ऐसा नहीं है मैं पहली बार दे रहा हूं, ये वर्तमान में चल रहा सेशन है, इससे पहले भी सेशन लिए हैं। और ये लाइक नहीं कर रहे हो, तुम बहुत गलत आदमी हो, बहुत गलत आदमी हो, तुम लाइक नहीं कर रहे हो। ठीक है, लाइक करते चलिए। आगे हम बात करते हैं। पूछा है मैंने, भारत संसद का अनुच्छेद 77 किससे रिलेट करता है? अनुच्छेद 70 रिलेट करता है सर जी प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्य से रिलेट करता 78। संसद में मंत्रियों का अधिकार, करेक्ट, मंत्रियों के अधिकार के बारे में बात करता है। भारत सरकार के कारोबार का संचालन, दरअसल इसके अंदर कारोबार के संचालन की भी चर्चा की जाती है, कारोबार के संचालन की भी चर्चा की जाती है, ये ज्यादा उचित सही है। कारोबार का संचालन बट बाई मंत्रियों, मंत्रियों द्वारा कारोबार का संचालन किया जाता है, सी ज्यादा सही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है कैसे? भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है 67B के माध्यम से। 67B आर्टिकल के अंदर चर्चा दी गई है कि 67B के अनुसार इनको पद से हटाया जा सकता है। बहुत आसान होगा। भारत के उपराष्ट्रपति को, राज्य परिषद का मतलब क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव और लोकसभा द्वारा सहमति मिलने पर हटाया जा सकता है। साधारण बहुमत, हाँ साधारण बहुमत से हो सकता है ऐसा, याद रखेंगे। 54वां सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा रिट उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है जब निचली अदालत ने अपने अधिकारिता से परे मामले पर विचार कर दिया हो? मतलब कहा गया कि भाई अपनी औकात से बाहर बात मत कर, औकात देखेगी तो वो चीज जो आपको देखने को मिलता है, औकात देखेगी रिट जो आपको देखने को मिलती है, वो कौन सी रिट आपको देखने को मिलती है? सर हीबस कॉर्पस का होता है कि जब किसी आदमी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो हीबस कॉर्पस लगता है। लेकिन प्रतिशत लगता है जब कोई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करता है। सैरिटोररी कब लगता है? जब अपना कोई काम नहीं, सैरिटोररी तब लगता है जब कोई मामला बहुत लंबे समय तक खींच रहा होता है। क्यों वारंटो तब लगता है जब एक व्यक्ति गलत प्रकार से किसी सरकारी पद को धारण कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 55वें नंबर का सवाल, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया? आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित किया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रतिस्थापन हुआ है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में यह प्रतिस्थापित हुआ है। इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। ऐसा क्यों किया इन्होंने? मोरारजी देसाई ने ऐसा क्यों किया? मोरारजी देसाई के द्वारा ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इस कारण से किया मोरारजी देसाई साहब ने, क्योंकि मोरारजी देसाई साहब को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने तीसरी नेशनल इमरजेंसी लगाकर इस चीज को गलत किया है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को किस विधि के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? सर जी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। बीएनएसएस को किया गया है सीआरपीसी 1973 से। बीएनएस को किया गया है आईपीसी 1860 से। ठीक है, चलिए, कौन सा राज्य नीति निदेशक सिद्धांत की स्थापना का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी बनाना, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, डेमोक्रेसी। सर इसमें बताइए, जो आपके देखने को मिलते हैं डीपीएसपीस, तो डीपीएसपीस के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा एम इसका नहीं है। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं करेक्ट आंसर से बताता हूं, वेलफेयर स्टेट, इकोनॉमिक और सोशल तीनों ही डीपीएसपी में है, बट राजनीतिक लोकतंत्र होता है फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। ये फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव है। फंडामेंटल राइट जो होते हैं उनके माध्यम से दिया जाता है, फंडामेंटल राइट के माध्यम से दिया जाता है। किसके माध्यम से? फंडामेंटल राइट के माध्यम से ये दिया जाता है। अगला सवाल, भारतीय राज्य की अकस्मात निधि किसके पास होती है? जो कॉन्टीजेंसी फंड होती है भारत की, वो किसके हाथ में होती है? सर कॉन्टीजेंसी फंड, राज्य की कॉन्टीजेंसी फंड की बात कर रहे हैं। अगर हम नेशनल लेवल पर कॉन्टीजेंसी फंड की बात कर रहे होते, अगर हम नेशनल लेवल पर कॉन्टीजेंसी फंड की बात कर रहे होते तो राष्ट्रपति आंसर होता, बट यहां बात चल रही है एक राज्य के लेवल पर किसके हाथ में होती है? सर राज्य में राज्यपाल के पास होती है कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी फंड का मतलब होता है अकस्मात निधि। अगर मैं इसको नेशनल लेवल पर ले जाऊं तो आर्टिकल होगा 267 और करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट इसका जिम्मेदार होता है। प्रेसिडेंट के कहने पर ही जो सरकारें हैं वो इसका प्रयोग कर पाती हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों के से संबंधित है? सर संसद के सत्रों से रिलेट आपका है आर्टिकल 85। इसी में बताया जाता है संसद के 3 सत्र हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। कौन कौन से हैं? बजट सेशन है, बजट, मॉनसून और विंटर। बजट, मॉनसून एंड विंटर, ये 3 प्रकार के सेशन आपको देखने को मिलते हैं, फरवरी से लेके मई तक। ठीक है, जुलाई से लेके सितंबर तक, और आपको विंटर देखने को मिलता है नवंबर से लेकर दिसंबर तक। नवंबर से लेकर दिसंबर तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 सेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला सवाल, अच्छा बाकी के जैसे आर्टिकल्स हैं 74 में आपका क्या बताया गया है? सर 74 आर्टिकल अगर आप देखते हैं 74 में क्या बताया गया है, यह सभा से रिलेटेड थोड़ी चीजों से रिलेट करेगा, या आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोविजन तो नहीं बनाता है, लेकिन कार्यकारी विस्तार की बात करता है। 93 की बात करते हैं तो ये लोकसभा के स्पीकर की बात करता है। 100 की बात करते हैं तो यह आपकी संसद की प्रक्रियाओं की बात करता है, जैसे क्वारम नंबर वगैरह इसी में आता है। अगला सवाल, कौन राष्ट्रपति की प्रसन्नता तक पद पर रहेगा? मतलब पूछा जा रहा है जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक पोस्ट को धारण कर सकता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक पोस्ट को धारण कर सकता है। सर आर्टिकल 76 महान्यायवादी, इसका कोई टर्म नहीं होता, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक महान्यायवादी पद पर बना रहेगा। जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक यह पद पर बना रहेगा। और बताऊं बाकी जो कैग होता है 148 से लेकर 151 अपॉइंट तो इसको भी राष्ट्रपति करता है, बट इसके लिए लिमिटेशन होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष। मुख्य न्यायाधीश 124 का दूसरा क्लॉज होता है, जब तक ये अपनी आयु 65 वर्ष ना कर ले। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त 324 आयु 65 वर्ष ना कर ले। अपॉइंटमेंट सबकी प्रेसिडेंट ही करता है। अगला सवाल ये रहा, भारत निम्नलिखित में से कौन सी निषेधाधिकार शक्ति भारत के राष्ट्रपति को उपलब्ध नहीं है? कौन सी ऐसी पावर है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है? सस्पेंशन है, पॉकेट है, एब्सोल्यूट है। क्वालिफाइड वीटो, योग्यता प्राप्त निषेधाधिकार इसके पास नहीं मिलता। और वीटोज के लिए जो आर्टिकल आपको देखने को मिलता है वो मिलता है आर्टिकल 111। ये वीटो पावर आर्टिकल है। ठीक है, वीटो पावर आर्टिकल है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं 62वें नंबर का सवाल। भारत की संसद राज्य विषय पर विधान बना सकती है। अगर भारत की संसद चाहती है तो वो राज्य विषय पर कानून बना सकती है, और यह कब संभव है इसके बारे में बताइए सर जी। राज्य परिषद उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 हाँ 49। जब विषय आप महत्वपूर्ण घोषित करते हैं तो ऐसा संभव है। अगर राज्य की जो राज्य परिषद है वो इस चीज के लिए परमिशन देती है तो हो सकता है, तभी संभव है। 63, भारतीय संविधान के भागों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फंडामेंटल राइट पार्ट 3 मैग्ना कार्टा करेक्ट है। पंचायत भाग 9 करेक्ट है। इलेक्शंस भाग 16 करेक्ट है। सर्विसेज अंडर यूपीएससी भाग 15 में है, XV 15 में है, 308 से 323 यूपीएससी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा। ठीक है, इकोनॉमी के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थोड़े से इकोनॉमिक्स के बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे।
इकोनॉमिक्स के ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं इकोनॉमिक्स के। लीजिए, विश्व गरीब घड़ी रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक रिपोर्ट रिलीज की जाती है किसके द्वारा? वर्ल्ड क्लॉक पॉवर्टी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? बताओ। क्लॉक पॉवर्टी रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, किसके द्वारा जारी की जाती है? फटाफट बताओ। ठीक है, चलो। सर आपसे पूछा जाता है बार बार, इस तरीके के सवाल आएंगे। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसे वर्ल्ड डाटा लैब की रिपोर्ट है, ठीक है। जो पॉवर्टी क्लॉक रिपोर्ट है वो वर्ल्ड डेटा लैब की है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है, एचडीआई रिपोर्ट है। ये 3-4 रिपोर्ट इनकी है, बाकी रिपोर्ट इनकी नहीं है। नेक्स्ट 65वां, रुपया चालू खाते का भुगतान संतुलन पर परिवर्तनीय कब बनाया गया था? द रुपी वॉज मेड कन्वर्टिबल ऑन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ द पेमेंट। रुपए को कन्वर्टिबल बनाया गया था, बैलेंस ऑफ द पेमेंट के लिए कन्वर्टिबल बनाया गया था। वो कब बनाया गया था? सर मुझे आज भी याद है ये जो काम है, ठीक है, वो किसके द्वारा किया गया था? देखो मुझे आज इसलिए याद है क्योंकि यह मनमोहन सिंह जी के द्वारा किया गया था अगस्त 1994 में। इन्होंने कहा था कि रुपी को है कन्वर्टिबल है करंट अकाउंट के बैलेंस पेमेंट के तौर पर, कन्वर्टिबल रखा गया था 1994 में। यह किसके द्वारा किया गया था? सर ये किया गया था मनमोहन सिंह जी के द्वारा। ये कैसे क्वेश्चन है? द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल 2025, ठीक है। उस प्रकार के बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़िए, अगला सवाल, वित्तीय वर्ष 2024 से 25 तक भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय समावेशन सूचकांक में कितना सुधार हुआ है? इंक्लूजन इंडेक्स में इंप्रूवमेंट आपको कितना देखने को मिल जाएगा? फाइनेंशियल ईयर में इंप्रूवमेंट कितना देखने को मिल जाएगा? सर 2.8 देखने को मिल जाएगा। इंप्रूवमेंट कितना? 2.8% का इंप्रूवमेंट है। पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे पीएलएफएस कंडक्ट किया जाता है, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा पीएलएफएस कंडक्ट किया जाता है? भारत के अंदर सर्वे कनेक्ट करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? कौन करता है भारत में सर्वे कलेक्ट? बताओ। नीति आयोग कोई सर्वे कलेक्ट नहीं करता, रिपोर्ट जारी करता है। एनएसएसओ का काम है जो श्रम सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण के सारे काम एनएसएसओ के द्वारा ही किए जाते हैं। सर्वेक्षण के सारे काम एनएसएसओ के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। जो बच्चा 2.5 कह रहा है बेटा 2.8 है, डेवलपमेंट रेट पूछा है, जो उसमें इंक्रीजमेंट कितना हुआ ये पूछा है। संघीय बजट 25-26 के अनुसार क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, पुनर्निर्मित करने के लिए उड़ान योजना शुरू की गई थी, जिसमें कितने नए गंतव्य जोड़े जाएंगे? उड़ान योजना शुरू की गई है, पूछा जा सकता है कितने राज्य उड़ान योजना के तहत इसके अंदर शामिल किए जाएंगे? बताइए सर। उड़ान योजना के तहत 120 राज्य आपको देखने को, 120 नए गंतव्य जोड़े जाएंगे उड़ान योजना में। तो पूछा जाएगा उड़ान योजना इनिशिएटिव है, यूनियन बजट के अंदर बताई गई है, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए 120 शहर इसमें शामिल है। कॉर्वे कमेटी जो फॉर्म होती है वो कॉर्वे कमेटी कब फॉर्म हुई थी, इसके बारे में पूछा जाएगा। सर कॉर्वे कमेटी 1955 में आपको देखने को मिलती है। अब एक सवाल पूछा जा सकता है कि कॉर्वे कमेटी रिलेट किस चीज से कर सकती है? जो कॉर्वे कमेटी है वो किस चीज से रिलेट करती है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। आप फटाफट से बताएंगे कॉर्वे कमेटी किस चीज पे बात करती है? कॉर्वे कमेटी किससे बात करती है बताओ। आप गांव के हो, कॉर्वे कमेटी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप गांव से हो। बताइए कॉर्वे कमेटी के बारे में। ठीक है, चलो देखो, कॉर्वे कमेटी का काम होता है विलेज एंड स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए, विलेज के लिए एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए किया जाता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए किया जाता है। विलेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कॉर्वे कमेटी का यूज किया जाता है 1955 में। मुझे लगता नहीं कि आप इसको भूल पाएंगे, याद रखेंगे। जोरदार 17 साल भारत और जापान के बीच नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग पर समझौता कब हुआ था? हस्ताक्षरित हुआ था। न्यूक्लियर हम बहुत शांति के लिए यूज करेंगे, न्यूक्लियर का यूज हम हमेशा शांति के लिए यूज करेंगे। ये हमने कब साइन किया है? अब कॉर्वे का नाम कॉर्वे ही होगा। 2016 में हमने जापान के साथ सिग्नेचर किए थे कि हम न्यूक्लियर का यूज केवल शांति के लिए करेंगे, और जापान भी ऐसा ही करेगा। जापान भी इसका यूज शांति के लिए ही करेगा। फटाफट याद रखो। अगला सवाल, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के द्वारा बजट के साथ कितनी नीतियां वक्तव्य अनिवार्य है? 3 नीतियां वक्तव्य अनिवार्य है, यानी डायरेक्टली सवाल है।
पूछा जा रहा है आपसे सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011, इसके हिसाब से जो रूरल प्लस अर्बन एरिया था वह कितने करोड़ था, इसके बारे में बताइए। ठीक है, ग्रामीण प्लस शहरी, आपके इसके अंदर घरेलू ग्रामीण प्लस शहरी कितने करोड़ थे? 24.49 करोड़ लोग थे। ठीक है, डोमेस्टिकेशन वाले कितने लोग थे? डोमेस्टिकेशन 24.49 लोग थे। डोमेस्टिकेशन हल्की सी तबियत खराब है। भारत में पहला जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है वो कब बनाया गया था? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, गुजरात में बनाया गया एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ये बनाया कहां जा रहा है, इसके बारे में बताएंगे। जो शुरुआती तौर पर बनाया गया था उसका बताइए। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन गुजरात क्षेत्र के अंदर 1965 से बनना शुरू हुआ है। पहला 1965 में देखने को मिला है। भारत सरकार ने विजय केलकर की अध्यक्षता में राजकोषीय सुधारों की समीक्षा करने के लिए, उपयुक्त ढांचे को सुलझाने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया था। वो कब किया गया था? सर विजय केलकर समिति 2002 से 2003 के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए कब 2002 से 2003 के बीच में देखने को मिलती है। बाद में विजय केलकर टास्क फोर्स आती है 2015 के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। 2015 के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। तब उसका काम क्या था? इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर काम करता है, जीएसटी को उसने बना डाला। नेक्स्ट अगला सवाल, आरबीआई की फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में इंडिया की रैंक आपको कितनी देखने को मिल जाती है? समावेशन सूचकांक के अंदर आरबीआई की रैंक आपको कितनी देखने को मिलती है, इसके बारे में बताइए। सर समावेशन सूचकांक के अंदर आरबीआई की रैंक 67वीं आपको देखने को मिल जाएगी। अभिजीत सेन थोक मूल्य सूचकांक पर समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट, अभिजीत सेन जो थे थोक मूल्य WPI, ठीक है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये जीडीपी का डेवलपमेंट में WPI का यूज किया जाता है। WPI का यूज किया जाता है, तो उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए अभिजीत सेन रिपोर्ट कब आती है, तो अभिजीत सेन रिपोर्ट आपको 2008 में देखने को मिलती है। अभिजीत सेन रिपोर्ट 2008 में आपको देखने को मिल जाती है। अगला सवाल, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के संघ का सचिवालय कहां पर स्थापित किया जाना है, इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे। सर जी 1976 में सचिवालय स्थापित किया गया था, जिसको बोला जाता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सेटअप होता है 1976 के अंदर। 2025 में किस सूचकांक ने यह उजागर किया कि भारत में खाता स्वामित्व 2011 से 89% तक पहुंच गया है? ये बढ़िया है। Which index in 2025 highlighted that the account ownership in India has reached 89% since 2011? 2011 से लेके अब तक जो हमारी जो ओनरशिप है इंडिया के अंदर वो कितनी पहुंच चुकी है? 89% पहुंच चुकी है। ग्लोबल फिंडेक्स के द्वारा ये जानकारी दी गई है। ग्लोबल फिंडेक्स के द्वारा जानकारी दी गई है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द टेक्निकल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, जुलाई 2020 इंडिया की एडल्टरी पॉपुलेशन एक्सपेक्ट है कितने मिलियन हो जाएगी 2031 तक? एडल्टरी पॉपुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है, वो कितनी आपको देखने को मिल सकती है? एल्डरली, ठीक है, वृद्ध जनसंख्या एडल्ट 193.4 मिलियन, 193.4 मिलियन पहुंच जाएगी। 193.4 मिलियन पहुंच जाएगी। भारत में वित्तीय समावेश सूचकांक कितने हैं? इन इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के अंदर कितने सब इंडेक्सेस आपको देखने को मिल जाते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। सर हमें देखने को मिलता है 3 सब इंडेक्सेस देखने को मिलते हैं। कितने सब इंडेक्सेस? 3 देखने को मिलते हैं। नीति आयोग ने पहला स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक कब जारी किया था? नीति आयोग ने पहला फर्स्ट स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स कब जारी किया था? सर 2019 में जारी किया था, उसके बाद से जारी ही नहीं हुआ है। बाल बजट भारत सरकार के द्वारा पहली बार कब अपनाया गया था? देखो इस तरीके से पूछे जाते सवाल है, जैसे ग्रीन बजट पहली बार कौन लेकर आया, ग्रीन बजट पहली बार कौन लेकर आया, कब लेकर आया? ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि डिजिटल बजट कब आया पहली बार, डिजिटल बजट कब आया? देखो ग्रीन बजट 2005 में आता है और चाइना लेकर आती है। डिजिटल बजट हम लेकर आते हैं 2021 में आता है, इंडिया में आता है। बाल बजट आपको देखने को मिल जाएगा कि बाल बजट पहली बार कब लेकर आया गया है, तो इसके बारे में भी याद रखेंगे। 8 और 9 के अंदर बाल बजट आया है। बच्चों के लिए बजट आया 2008 में, 9 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा गया। कैनवेट जो आपको देखने को मिल जाता है 2001 से लेकर 2 तक, एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर, इसको रेशनलाइज कर दिया जाता है सिंगल रेट ऑफ कितने परसेंट में, जो सैनवेट के अंदर आपको सेंटर वैल्यू एड टैक्स के तौर पर देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में याद रखेंगे सर 16% तक की एकल दर पे दिया जा रहा है। प्रवासन को प्रभावित करने वाले कारकों को व्यापक रूप से कितने आपको देखने को मिल जाएंगे? ठीक है, माइग्रेशन को जो इंपैक्ट करते हैं, इस ग्रुप के अंदर आपको मेजर लोग कितने देखने को मिल जाते हैं, फटाफट बताइए। प्रवासन को प्रभावित करने वाले माइग्रेशन किस वजह से होता है?
जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा जिसे बोल सकते हैं, और रोजगार के अवसर। जीवन प्रत्याशा, रोजगार के अवसर, जीवन प्रत्याशा, रोजगार के अवसर। निम्न में कौन सी फसल शुष्क भूमि यानी ड्राईलैंड फार्मिंग से संबंधित नहीं है? कौन सी ऐसी है जो ड्राईलैंड फार्मिंग से रिलेट आपकी देखने को नहीं मिलेगी? फटाफट बताओ सर। गवार, बाजरा और रागी, ये तीनों की तीनों राजस्थान में हो सकती हैं। जूट राजस्थान में नहीं होता, ये आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल, गुजरात जैसे क्षेत्रों में जहां पानी ही पानी है। तो करेक्ट आंसर होगा गुजरात। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, फरक्का बैराज किस नदी पर है? यहां से शुरू होते ज्योग्राफी। हिंटिंग इसके लिए पॉइंटिंग लगाया, सीधा ताड़ दे से शुरू। ठीक है, अच्छा यहीं से शुरू हो गई थी ज्योग्राफी। हाँ भाई, ज्योग्राफी यहां से शुरू हुई है। ज्योग्राफी का ही सवाल है ये, वैसे भी शुष्क भूमि है, ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है। ग्वार क्या होता है? ग्वार की फली होती है, ग्वार की फली होती है, राजस्थान में खाना बनता है इसका, काफी ज्यादा फेमस। फरक्का बैराज क्या है? फरक्का बैराज गंगा नदी पर बना हुआ है, ये पॉइंट है। यहीं से नदी, यहीं से गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहीं से गंगा नदी, यहीं से गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। एंटर इन बांग्लादेश, एंटर इन बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश के अंदर यहीं से प्रवेश करती है गंगा रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी मोहाने के प्रवेश द्वार पर देखने को मिलता है? जुआरी मोहाने के प्रवेश द्वार पर देखने को मिलता है, कौन सा बंदरगाह आपका है? सर मारमागांव बंदरगाह आपको जो देखने को मिलता है, मारमागांव पोर्ट आपको जो देखने को मिलता है, ये जुआरी मोहाने के प्रवेश द्वार पर देखने को मिलता है। जुआरी मोहाने के प्रवेश द्वार पर मारमागांव देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, पारादीप ओडिशा में है, ये ओडिशा में है, ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, याद रखना। भारत के पेट्रोलियम भंडार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? भारत के पेट्रोलियम भंडार कहां पर है? असम की तलछटी के अंदर या अरेबियन सी के अपतटीय क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलते हैं? करेक्ट आंसर है दोनों जगह। बॉम्बे हाई करके एक जगह है जो अरब सागर के अपतटीय क्षेत्र में, इसको बॉम्बे हाई बोलते हैं। बॉम्बे हाई, या बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल आपको देखने को मिलता है। मेयर ऑयल प्रोडक्शन यहीं से है, दोनों जगह पर है। भारत में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन के नोडल संगठन निम्नलिखित में से कौन सा है? बिग कैट आपकी एक संगठन क्रिएट होता है जो टाइगर्स के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए को भी बनाया गया है, एनटीसीए को भी बनाया गया है। इसके बारे में आप याद रखेंगे बिना परेशानी के। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शुद्ध बोई गई क्षेत्रफल का 85% से अधिक हिस्सा सिंचाई के अंतर्गत आता है? सबसे अधिक सिंचाई व्यवस्था कहां पर है? हरियाणा में है। इसी वजह से आप देखेंगे हरित क्रांति का बहुत ज्यादा इंपैक्ट हरियाणा क्षेत्र पे रहा है। 85% से ज्यादा लैंड आपकी सिंचाई के अंतर्गत आती है। दीनदयाल बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत आपको देखने को मिल जाएगा? फटाफट बताइए। इसे कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है, ये स्टेटमेंट सही है। ये मेजर पोर्ट है, करेक्ट है। इट इज ईस्टर्न पोर्ट, पूर्वी भाग में नहीं, पश्चिमी में है ना, ये तो पश्चिमी में है, पूर्वी में थोड़ी है, ये रॉन्ग पॉइंट है। इसे बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए यूज किया जाता है, परफेक्ट है, ये भी सही है, बट ये पूर्वी में नहीं है, पश्चिमी में है ये। ठीक है, अगला सवाल, बांदीपुर बनेरघट्टा, ठीक है, बांदीपुर बनेरघट्टा कुद्रेमुख सब कर्नाटक में है। ठीक है, असम के अंदर आपको टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएंगे, असम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे ओरांग मानस, ठीक है, ये आपको देखने को मिलते हैं, ओरांग मानस वगैरह देखने को मिलते हैं। बांधवगढ़, माधव, ठीक है, ये सब आपको एमपी में देखने को मिलते हैं। लुप्तप्राय काली कॉलर वाली पीली कैटफिश चालाकुडी नदी में पाई जाती है, तो चालाकुडी नदी आपको कहां देखने को मिलती है? अब ये बताइए, चालाकुडी नदी के बारे में आप मुझे बताएंगे, जो चालाकुडी नदी है वो आपको कहां देखने को मिलती है? बहुत हो गया, बहुत मजे ले लिया अब आपने, अब चालाकुडी नदी के बारे में मुझे बताइए। चालाकुडी रिवर केरला में देखने को मिलती है, केरला में देखने को मिलती है चालाकुडी रिवर। दो पक्षी अभ्यारण्य सक्करकोट्टई और थिरंगल किस राज्य में आपको देखने को मिलते हैं? बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलती है, कहां पर है सर? तमिलनाडु में देखने को मिलती है। रिसेंटली सक्करकोट्टई और थिरंगल इसलिए फेमस हुई क्योंकि वेटलैंड के अंदर शामिल की गई थी। ठीक है, अच्छे सवाल पूछे गए आज। निम्नलिखित में से कौन सा मारमगुआ बंदरगाह के हिंटरलैंड का हिस्सा नहीं है? हिंटरलैंड का हिस्सा आपको देखने को नहीं मिलता। मारमगुआ बंदरगाह के आसपास का जो क्षेत्र वो हिंटरलैंड के तौर पर आता है। कौन सा नहीं देखने को मिलता? जो इसके नजदीक ना हो। देखो, गोवा के पास कर्नाटक है, दक्षिण महाराष्ट्र है, गोवा खुद है, हिमाचल प्रदेश इसके नजदीक में नहीं आता। विश्व एकमात्र तैरता जो है मणिपुर के अंदर देखने को मिल जाएगा, केबल लामछाव नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दक्षिण का ताजमहल कहलाता है? दक्षिण का ताजमहल, साउथ इंडिया के अंदर आपको ताजमहल के तौर पर उसको जाना जाता है, उसका नाम आप बताएंगे। मीनाक्षी मंदिर मदुरै, ये नायक शैली में बनाया हुआ है, नायक द्रविड़ शैली में बनाया है, नायक द्रविड़ शैली में आपका बना है, द्रविड़ शैली में बनाया है,
नायक द्रविड़ शैली में आपका बना है। मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई, श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल पूरी ओडिशा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है, नारायण राव राजहंस जिन्हें बाल गंधर्व के नाम से भी जाना जाता है, नारायण राव राजहंस जिन्हें बाल गंधर्व के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य के संगीत परंपरा के एक्सपोनेंट देखने को मिलते हैं? इनके बारे में आप बताएंगे। नारायण राय किस चीज से रिलेट करते हैं? सर नारायण राय जो महाराष्ट्र से रिलेट करते हैं। बढ़िया, याद रखेंगे। गरिया पूजा आपको देखने को मिलती है त्रिपुरा के अंदर, और यह बधाई एक प्रसिद्ध नृत्य है जो किस राज्य में बधाई दी जाती है? इतनी ज्यादा बधाई दी जाती है जिसका कोई जवाब नहीं। मध्य प्रदेश को लोग बधाई देते रहते हैं। ठीक है, याद रखना, करेक्ट है। बचा हुआ लास्ट सवाल ये रहा, नाजू फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? इसके बारे में आप जरूर बताएंगे कि नाजू फेस्टिवल आपका कहां सेलिब्रेट किया जाता है। असम में नहीं है, पहली बात खत्म। कभी ये सोचो कि रेड हो रखा है तो असम में नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन में से बताना, ये होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये रहे आपके टॉप 100। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप देखेंगे तो पीडीएफ मिलेगी। हर एक बच्चा इस क्लास को लाइक जरूर कर लेगा। अगर आप इसी क्लास के नीचे जाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइक वाइक भी करते रहा करो यार थोड़ा बहुत। डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको यहां इसी टेलीग्राम पर पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए बहरहाल इतना ही रखते हैं। खुल के खेलिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखना क्योंकि इसके अंदर वो सवाल कराए हैं जो इंपॉर्टेंट है। प्लस अब शाम को जो आपकी क्लास देखने को मिल जाएगी वो कौन सी क्लास आपको देखने को मिल जाएगी? शाम को सर, शाम को आपको एक क्लास देखने को मिल जाएगी, लाइव सेक्शन के अंदर देखने को मिलती है, जिसको यूपीजीके की प्रैक्टिस सेट बोलते हैं। और मूल विधि की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपको आज देखने को मिलेगा दोपहर 3 बजे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।